चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। आगे चल रहे हैं। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बिजनेस प्रोफेशन डिस्कस करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, जिसके अंदर हम लोग ग्रॉस टोटल की बात करेंगे। देखो भाई, नोटिंग सबने करी होगी। हाँ, चलो भाई जल्दी करें। बिजनेस प्रोफेशन, बच्चों हमारे पास 5 हेड थे, याद है? देखो भाई, बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन कर चुके थे हम। देखो बच्चों, बिजनेस प्रोफेशन में क्या, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, हमारे पास हम लोगों ने हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा था, याद है? हेड्स ऑफ इनकम में हम क्या देख रहे थे? हेड्स ऑफ इनकम टोटल मिला के 5 हेड थे। सेक्शन 14 डिफाइन करता है। सबसे पहला हेड सैलरी। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ भी मिला टैक्सेबल कहाँ करेंगे? सैलरी में। सेक्शन थे 15 से 17। दिक्कत, घर किराए पे चढ़ाएंगे, रेंट की इनकम आएगी 22 से 27। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस इन प्रोफेशन, वो टैक्सेबल होएगी कहां पर? 28 से 44 डीबी तक। कोई दिक्कत? फिर अगर हमने कोई कैपिटल एसेट बेची, बेचने पर कैपिटल गेन आएगा, उसको हम टैक्सेबल की साइड में करेंगे, कैपिटल गेन में। सेक्शन 45 से 55। सही है भाई। उसके बाद बताओ क्या था? फिफ्थ में, जो इन सब में नहीं आएंगे वो कहां जाएंगे? अदर सोर्स। सेक्शन 56 टू 59। तो ये हम कर चुके, ये हम कर चुके, ये हम कर चुके, ये हम कर चुके, बस ये बचा है। ठीक है जी। तो हम बिजनेस प्रोफेशन के बारे में नोटिंग तो करी होगी आपने। ठीक है, सुनो बच्चों, बिजनेस प्रोफेशन का चार्जिंग सेक्शन क्या है? 28। बिजनेस प्रोफेशन में चार्जिंग सेक्शन है 28।
As per section 28, income from business and profession shall be taxable under the head of business profession. जैसे तुम अकाउंट्स में P&L बनाते हो वैसे ही इनकम टैक्स में भी P&L बनेगा, लेकिन ये P&L तुम्हारे अकाउंटेंसी के P&L से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां पर जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम टैक्स बताएगा कौन कौन से खर्चे अलाउड है, कौन कौन से डिसअलाउड है। तो रियल लाइफ में जब P&L बनता है, तुम अकाउंटिंग वाला बनाते तो हो, लेकिन वो वाला एक्सेप्टेड नहीं होता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। वहां पर जो P&L बनेगा अकाउंटेंसी और डीटी दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बनाते हैं। अकाउंट्स में जो जो खर्चे अलाउड करे वही खर्चे अलाउड होंगे, वो P&L एज पर इनकम टैक्स एक्ट होता है। क्लियर है भाई? तो जो P&L इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पढ़ो, हम लोग कह रहे हैं, देखो बच्चों, हाँ? देखो ये तो तुम अपने इंटरनल पर्पस के लिए बनाते हो, जो अकाउंटेंसी में तुम बना रहे हो P&L, ये तुम्हारे इंटरनल पर्पस के लिए है, ठीक है कि नहीं? लेकिन इनकम टैक्स वालों को उससे मतलब नहीं होगा। वो लोग क्या कहेंगे, भाई तुम इसको एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेकर आओ, ठीक है कि नहीं है? तो अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग, हालांकि ऐसा नहीं होता, सीए फाइनल में जाके देखोगे तो दोनों चीजें मिक्स ही मिलेंगी, मतलब वैसे ही होंगी जैसे इसमें दे रखी है। क्लियर है? और रियल लाइफ में यही चलेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, एज पर सेक्शन 28, फ्रॉम एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। इनकम शैल बी कंप्यूटेड इन द सिमिलर मैनर एज इन जनरल प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, जो तुम अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हो, बट इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे अलाउड होंगे? एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे अलाउड होंगे? एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब जैसे मान लो अकाउंटिंग के अंदर तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन देखा, वहां 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी निकालते हो, 1 महीने का डेप्रिसिएशन भी निकालते हो, लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे या तो डेप्रिसिएशन दे दो फुल, या डेप्रिसिएशन दो हाफ, या डेप्रिसिएशन दो ही मत। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जैसे मान लो कोई असेट पुट टू यूज किया जाएगा लेस देन 180 डेज, तो डेप्रिसिएशन हाफ मिलेगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी 15% है, तो उसको हाफ डेप्रिसिएशन देंगे, क्योंकि कितना 180 डेज से कम है। लेकिन असेट पुट टू यूज कर दिया मोर देन 180 डेज, डेप्रिसिएशन फुल मिलेगा। और अगर कोई असेट पुट टू यूज ही नहीं करा, पुट टू यूज का मतलब इंस्टॉल करना, असेट मेक रेडी फॉर यूज, तो उसका डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा। ये कौन बता रहा है? अकाउंटेंट। क्लियर है भाई? तो सॉरी, टैक्सेशन, टैक्सेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? बताओ। अब सबसे पहली बात, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन। याद करो, मैंने तुम्हें स्पेकुलेशन पढ़ाया था, अदर सोर्सेज में डिटेल में कराया था कि भाई बच्चों ये गैम्बलिंग नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ थोड़ी सी मिक्सिंग लगती है, लेकिन इसको हम टैक्सेबल गैम्बलिंग में ना कर कहां लेकर आते? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में क्या था, मैंने तुम्हें बताया नहीं था? एक प्रॉपर्टी डीलर, आ जाओ मैं थोड़ा सा फिर दोबारा बता देता हूं। चार्जिंग सेक्शन 28, सबसे पहले स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन। एक प्रॉपर्टी डीलर है बच्चों, वो प्रॉपर्टी डीलर ₹10 लाख लेके बैठा है, लेकिन प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीद रहा है। ये टोकन मनी 10 लाख दे देगा, 90 लाख के लिए 3 महीने का टाइम ले लेगा, और 3 मंथ में तीसरे महीने के अंदर अंदर ये कोई और ग्राहक ढूंढ लेगा। प्रॉपर्टी डीलर खरीदी भी नहीं है प्रॉपर्टी, और ये 120 लाख रुपए में बेचने की बात कर लेगा। ठीक है? और इससे बोलेगा भाई
इससे टोकन मनी या कुछ ले लेगा, इसको ड्यू डेट ये वाली दे देगा कि भाई मैं तुमको इस डेट को पैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत, मतलब पैसे इस डेट को देने हैं। तो जब ये पर्सन कौन है जी, जो 120 में खरीदने वाला है, उससे बोलेगा भाई एक काम करो 90 लाख इस पर्सन को दे दो। मान लो ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है और ये मिस्टर जेड है। अब ये क्या बोलेगा, देखो प्रॉपर्टी डीलर ने प्रॉपर्टी कितने की खरीदी, 1 करोड़ की मिस्टर एक्स ने, उसके लिए टोकन मनी दे दिया 10 लाख, 90 लाख 3 महीने बाद देना है। अब ये खुद ना दे के बोलेगा 90 लाख इसे दे दो, बचे हुए 30 लाख मुझे दे दो। तो ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली मेटलाइज नहीं हुई है, अदरवाइज कंक्लूड हुई है। क्लियर है भाई? तो यहां पर बताओ जी 30 लाख ले लेगा, तो 30 में तो 1 लाख 10 लाख तो खुद के ही आ गए ये वाले, और 20 लाख रुपए का गेन आ गया, खरीदा भी नहीं और बेच दिया। बात समझ आई? बयाने में ही प्रॉपर्टी बेच देना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेकुलेशन। अगर परचेज करके पूरी पेमेंट देके फिर बेचेगा फिर तो प्योर सेल है, लेकिन ये क्या इसने बयाने में ही बेच दिया, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ही प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। लेकिन यहाँ रिस्क भी हो सकता है। रिस्क ये हो सकता है, अगर मान लो ये प्रॉपर्टी देने को मना कर दे तो मैं भी मना कर दूंगा, और मैं मना करूंगा तो जो पार्टी मना करती है वो कंपनसेशन देती है, डबल कंपनसेशन देती है। क्लियर है भाई? ये रियल लाइफ में बहुत चलता है। तो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर स्पेकुलेशन का काम कर रहे हैं, तो वो कहां पर टैक्सेबल होगा, बिजनेस प्रोफेशन। डाउट है कोई? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस। और किससे टैक्स होता है ये? नॉर्मल स्लैब रेट से। किससे टैक्स होगा? नॉर्मल स्लैब रेट। तो डाउट है? हालांकि इसको हम डिस्कस करके आए थे, इस चैप्टर को लास्ट में मैंने इसीलिए रखा क्योंकि इसके अंदर सारे चैप्टर कनेक्टेड हो जाएंगे। जब इसके फुल फ्लैश क्वेश्चन तुम करोगे तो उसके अंदर तुम देखना है कि पी&एल दे रखा होगा, और वो तुम्हारे अकाउंटेंसी के हिसाब से सॉल्व कर रखा होगा उसने। पी&एल बना दिया, पी&एल बना के तो हमारे अकाउंटेंसी में क्या हम बोलते हैं, इनकम सारी दिखाओ, अदर इनकम भी क्रेडिट में दिखाओ। ठीक है? तो इनकम में सैलरी भी दिखा रहा होगा, हाउस प्रॉपर्टी भी दिखा रहा होगा, कैपिटल गेन से इनकम आई वो दिखा दी, अदर सोर्सेज की इनकम आई, सब पी&एल में क्रेडिट कर दी और सबके खर्चे डेबिट कर दिए। और हम इनकम टैक्स में कितने पी&एल बनाते हैं? 5। तो हम सबको हटाएंगे जो गलत गलत है। हाउस प्रॉपर्टी वाला क्रेडिट कर रखा है तो गलत क्रेडिट है, माइनस करेंगे, माइनस करके उसका अलग से खाता खोल देंगे, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन का अलग से अकाउंट ओपन करेंगे। तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा, ये इंटरकनेक्टेड है। सुनो आगे देखो, गिफ्ट के बारे में सुनना ध्यान से बच्चों। ये एक मात्र ऐसे पर्सन है जिनको 2 डिग्री यूज करनी अलाउ कर दी है, अदरवाइज 2 नहीं करते, दोनों लिखते हैं। सीए डॉक्टर या डॉक्टर सीए गिरीश आहूजा, दोनों साथ में लिखते हैं। इनकी किताबों में देख लेना, इंस्टीट्यूट ने स्पेशली इनको अलाउ कर रखा है। गिरीश आहूजा सर टैक्समैन है, ठीक है जी। तो टैक्समैन का मतलब क्या बच्चों, इनकी टैक्सेशन की किताबें आती है, साथ ही ये बजट कमेटी के मेंबर भी होते हैं यहाँ। जिस समय बजट आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो गिरीश आहूजा, वीके सिंघानिया ये वहां पर मौजूद होते हैं। और जब बजट आता है उससे 20 दिन पहले या महीने पहले इन सबको वहां लॉक कर देते हैं, कहीं नहीं मिलेंगे। जब भी बजट फ्रेम होता है, फाइनेंस बजट, तो 1 महीने पहले इनकी बजटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ना घर से कांटेक्ट करेंगे, ना किसी से, फोन वगैरह सब इनके जब्त हो जाते हैं। खाना वहीं आएगा, वहीं रहेंगे, लॉक कर देते हैं इन्हें बिल्कुल प्रॉपर। तो ये वहां पे बैठ के क्यों, क्योंकि बजट लीक कर दिया तो दिक्कत है, ठीक है कि नहीं? नहीं तो फिर उसके अंदर ज्यादा दिक्कतें आती हैं। उसमें जान करके एक तरीके से स्पेकुलेशन, पता लगा किसी शेयर के दाम बहुत गिर, मतलब एक व्यक्ति प्लान कर सकता है तो वो प्लान ना कर पाए
तो गिरीश आहूजा सर ये सीए भी है और डॉक्टर भी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। डॉक्टर बोले तो पीएचडी होल्डर है। सुनो बच्चों, इन्होंने रिलायंस का ऑडिट करा। सीए तो रिलायंस का ऑडिट करेंगे, तो रिलायंस का ऑडिट करा तो अंबानी जी बहुत खुश हुए कि भाई तुमने हमें टैक्स प्लानिंग का एक नया जरिया बताया, टैक्स प्लानिंग भी बताई उन्हें। तो अंबानी ने इन्हें गिफ्ट में मर्सिडीज दे दी। गिफ्ट में क्या मिल गई? मर्सिडीज। अब जो ये मर्सिडीज रिलायंस से गिरीश आहूजा सर को मिली, तो ये मर्सिडीज क्या करें हमें से, एक तरीके से गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट किससे मिला है? क्लाइंट से। अगर क्लाइंट से गिफ्ट मिला तो टैक्सेबल कहां पर होगा? बिजनेस प्रोफेशन। अगर क्लाइंट से गिफ्ट मिला तो क्लाइंट गिफ्ट क्यों दे रहा है? तुमने क्लाइंट को बोल रखा है गिफ्ट के रूप में दो, तो उसको भी हम किसकी इनकम मानेंगे? बिजनेस प्रोफेशन। क्लियर है? मैंने तुम्हें बताया ना, गिफ्ट एक्ट था 1958, उसको तोड़ दिया, अलग अलग जगह ले गए। रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो माफ, शादी के टाइम पे गिफ्ट मिला तो माफ, विल इनहेरिटेंस, ठीक है, इन बेसिस पे गिफ्ट मिला तो भी माफ। लेकिन फ्रेंड से गिफ्ट मिला तो टैक्स कर दिया, 50,000 से ज्यादा है तो काइंड और कैश दोनों टैक्स कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर गिफ्ट क्लाइंट से मिल रहा है, अब सौरभ मुझसे खुश हो गया, बोला लास्ट दिन सर कहां परेशान हो रहे, ये लो गाड़ी की चाबी, अब आपकी बाइक मैं ले जाऊंगा, गाड़ी से आप जाओ। वो गिफ्ट दे दिया तो किससे मिला? स्टूडेंट से। स्टूडेंट से क्यों मिला? सर्विसेज है, कि सर्विसेज के पैसे इन्होंने दिए होंगे। इनडायरेक्टली पता लग रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड है, इनडायरेक्टली पता लग रहा है किससे? बिजनेस से। अगर क्लाइंट से पैसा मिला तो टैक्सेबल कहां पर होगा? बिजनेस प्रोफेशन। किसी बच्चे को डाउट? अरे बोलो, है नहीं? चलू मैं आगे। ये फैन बंद कर दो अगर दिक्कत नहीं है तो। चलो छोड़ो, रहने दो यार, हो ही नहीं रहा। चलो बच्चों, अगर क्लाइंट से गिफ्ट मिला तो टैक्सेबल कहां पर होगा? बिजनेस प्रोफेशन। गिफ्ट कैश में तो है ही है, वो तो बात देखी। अगर काइंड में भी है तो भी टैक्सेबल कहां पर हो गया? बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है भाई, कई बार पढ़ा दिया मैंने ये। पढ़ो, गिफ्ट इन कनेक्शन विद बिजनेस प्रोफेशन। एनी गिफ्ट और परक्यूजिट, गिफ्ट भी हो सकता है या परक्यूजिट हो सकता है। एनी गिफ्ट और परक्यूजिट और बेनिफिट इन कनेक्शन विद बिजनेस प्रोफेशन। इन कनेक्शन विद, अब मान लो मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, बड़ी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, उन्होंने बोला सर आप कैसे आते हैं? मैंने बोला मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता हूं। परेशान मत हो, हमने आपके घर के आगे गाड़ी लगी होगी जिस समय टाइम होता आपका, और हम आपको वहां पर ड्रॉप भी करके आएंगे, ड्राइवर भी साथ में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आप इतना बढ़िया काम करते हैं हमारे लिए, हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? तो परक्यूजिट एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा, किससे मिल रहा है? क्लाइंट से मिल रहा है। परक्यूजिट किससे मिल गया? क्लाइंट से। तो क्लाइंट ने परक्यूजिट दे दिए। और बेनिफिट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस प्रोफेशन, या फिर कोई बेनिफिट मिल गया बिजनेस प्रोफेशन के रिलेशन में, ठीक है कि नहीं है? जैसे मान लो तुम कोई काम करते हो, मैं तुम्हारा ऑडिट कर रहा हूं, और तुम लोग, तुम्हारी गाड़ी की बहुत बड़ी एजेंसी है, तुम सर्विस करते हो गाड़ियों की, तो मैंने बोला चलो सर्विस तुमसे करा लेते हैं, पैसे नहीं ले रहे तुम मुझसे, अल्टीमेटली वो एक तरीके से गिफ्ट हुआ, उसे भी टैक्स बेनिफिट मिल गया ना। और वो बेनिफिट क्यों दे रहे हो आप? बिजनेस प्रोफेशन। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, अभी मैं 2 दिन नहीं था, एक दो दिन नहीं था, तो मैं कहीं बाहर गया था, तो हमारे मित्र का एक मित्र है, वो एसडीएम है। एसडीएम समझ रहे हो?
मतलब आईएएस ऑफिसर रैंक का ही पर्सन होता है एसडीएम। तो ये पर्सन, उसने, मेरे दोस्त ने बोला उसको कि यार हमें कहीं जाना है, कुछ बुक करवा दे। बोला बिल्कुल बुक करा देता हूँ मैं। उसने एक फोन करा, खुद भी नहीं करा फोन, अपने नीचे 5 इंस्पेक्टर है उसके, कमिश्नर है वो, लेबर कमिश्नर। तो लेबर कमिश्नर के उसने बेसिस पे उसने क्या करा, सीधे सीधे फोन करा अपने जी जो 5 एक को बोला, तो उसने बुक कर दिया, बहुत बड़ा सा रिसोर्ट बुक कर दिया, पैसे भी नहीं लिए, खाना भी फ्री, सब कुछ फ्री, और आगे पीछे और भाग रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, क्यों दी वो फैसिलिटी उसको? क्योंकि कोई ऐसा नहीं करता। अब कोई एसडीएम है, कोई आईएएस ऑफिसर है, तो होटल वाले उससे चार्ज नहीं लेते हैं, ना उसके रिलेटिव से चार्ज लेंगे, ना उनके फ्रेंड्स से चार्ज लेंगे। बताओ क्यों? कहीं ना कहीं तो तुम्हारा भी काम अटकेगा उनके आगे। तो उस दिन आज तुमने उसको फेवर दी, कल वो आपको फेवर देगा, लेकिन वो सरकारी था तो उसके अंदर बिजनेस की बात नहीं आएगी, वो तो पर्सनल रिलेशन की बात आएगी कि देख लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम किसी का ऑडिट कर रहे हैं, उसी बंदे का होटल है बहुत बड़ा, आईटीसी मौर्या का ऑडिट करने को मिल गया सचिन नेगी को, चार्टर्ड बनते ही आईटीसी मौर्या होटल जो है उसका ये ऑडिट कर रहा है। तो ऑडिट कर रहा है तो आईटीसी में फिर ये रुकेगा फैमिली को लेकर कभी? जब रुकेगा तो पैसे नहीं देगा, बोलेगा यहीं तो ऑडिट कर रहा हूँ, वो बोलेंगे भी नहीं इसको पैसे के लिए, बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो आप, तो दिक्कत नहीं, आप हमारे लिए पूरा टैक्स बचाते हो, दिक्कत की कहाँ बात है, हम आपको क्या फ्री में नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्ज नहीं सर आपके लिए, तो बेनिफिट हो गया। लेकिन हमें पता लग गया कि इसको बेनिफिट मिल गया, बेनिफिट मिल गया, इसने 10 दिन स्टे कर लिया, एक दिन का खर्चा 10,000 है, 10 भी कम बोला मैंने, ज्यादा ही होगा, ठीक है। एक दिन का खर्चा मान लो 20,000 हो गया, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का बेनिफिट इन्हें मिल गया, लेकिन वो टैक्सेबल कहां पर होगा? डाउट है कोई? चले आगे। तो देखो, एनी गिफ्ट और परक्यूजिट और बेनिफिट received in connection with business or profession. If any gift has been received from any client, it will be considered to be income under the head of business profession. Chartered accountant received gift of rupees 30,000 from one of his clients. उसके क्लाइंट ने 30,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया, ये किसके अंदर आ जाएगा? इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। क्लियर है भाई? हाँ, अगर तुम आईएएस ऑफिसर बन गए तो किसी में भी नहीं आएगा, वो 2 नंबर में आएगा, गिफ्ट पक्का आएगा लेकिन 2 नंबर में गिफ्ट आएगा, सही बता रहा हूं। अभी मेरे फ्रेंड वो कह रहे यार हमने ना अभी कमिश्नर जो इनकम टैक्स कमिश्नर है उनको इनडायरेक्टली 30 लाख रुपीस की ब्राइब दी है। अगर 30 लाख की ब्राइब दी है तो टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा होगा उस पर्सन का, करोड़ों में टैक्स होगा जो एग्जाम्प्ट हुआ होगा या कुछ, तो सेटल कर लिया। लेकिन वो पैसा कहाँ, वो अपने आप ही कर लेते हैं सेटल, बाहर ही हो जाता है सेटल, तो उनका तो टैक्स नहीं होता, 2 नंबर का है, लेकिन तुम्हारा 1 नंबर का हो जाएगा अगर क्लाइंट से मिला तो, ठीक है कि नहीं है? तो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स करेंगे, पढ़ो। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और एक्सरसाइजिंग बिजनेस और प्रोफेशन वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी। कन्वर्टेबल इनटू मनी मतलब कन्वर्टेबल मनी और नॉट, मतलब या तो चेक की फॉर्म में मिल गया या ड्राफ्ट मिल गया, कन्वर्टेबल हो जाएगा, या फिर काइंड में मिल गया, when convertible into money or not, or in cash और in kind, partly in cash partly in kind। 50,000 की इसने मेरे को आई वॉच दे दी और 50,000 कैश दे दिए, कोई बात नहीं, दोनों टैक्स होंगे 1 लाख रुपए। को डाउट है बताओ? चलूं आगे, फॉर एग्जाम्पल पढ़ो। एबीसी लिमिटेड engaged वन एडवोकेट, एबीसी लिमिटेड ने एंगेज करा एक एडवोकेट with regard to its legal proceeding. The company has provided him facility of free traveling, boarding, lodging, has incurred 25,000. It will be considered to be प्रोफेशनल रिसिप्ट ऑफ द एडवोकेट। को दिक्कत है भाई, उसको क्या आने जाने के लिए ट्रैवलिंग की फैसिलिटी दे रहे हो,
टैक्सेबल है बिजनेस प्रोफेशन। चलो आगे, डाउट है किसी को? डाउट? आप सुनना ध्यान से। पेमेंट फॉर नॉट परस्यूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशन और नॉन कंपीट फी, प्लीज ध्यान देना। सुनो, पहले हमारे पास इंडिया में एक कंपनी थी कैंपा कोला, और कैंपा कोला कहां का ब्रांड था? इंडियन ब्रांड। जब इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी ने किसी को आने नहीं दिया इंडिया में। उस समय ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इंदिरा गांधी किसी को आने नहीं देती थी कि इंडिया में आके कोई बिजनेस कर ले। इंदिरा जी के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था। वो बोलते नहीं जी, हम बिजनेस हमारे ही लोगों को देंगे, हमारे लोग हम यहीं बिजनेस करेंगे, बाहर के लोग यहां से बिजनेस नहीं करके जाएंगे। फिर इंदिरा जी के बाद राजीव के पास आ गई थी कमान, ठीक है ना, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, फिर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी भी रहे। और जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे तो मनमोहन सिंह जी कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट, कोई कहीं बेचे कोई कहीं आए। तो इससे फिर पेप्सी इंडिया में आ गई और कोक भी इंडिया में आ गई, और पेप्सी और कोक इंडिया में आकर इन्होंने इतनी हैवी एडवर्टीजमेंट करी, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर लिया, कैंपा कोला को नुकसान होना स्टार्ट हो गया। कैंपा कोला को क्या हो गया? नुकसान। हम सब भी थी, हम सब भी इंडिया ही था, लेकिन वो टेक ओवर हो गया, मैं बताऊंगा, मैं डिस्कस करते हैं अभी। हम सब जो ब्रांड था वो भी क्या था? हमारा इंडियन ही था। तो कैंपा कोला तो ज्यादा समय तक फाइट नहीं कर पाई, नुकसान नहीं झेल पाई। तो इन्होंने बोला, पेप्सी वालों ने बोला भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हें सरवाइव तो करने नहीं देंगे। वो बोल रहे हाँ कर भी नहीं पा रहे हम, तो एक काम करो, लमसम पैसा लो और जाओ यहां से। अब ये ब्रांड हमारा हो गया, और फिर उन्होंने कैंपा कोला को खत्म कर दिया और पेप्सी के नाम से ब्रांड ही हटा दिया। तुम चाहते हो कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर, या तो तुम उससे कंपीट कर पा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है दिक्कत है, तो उससे बड़ी बात, अगर तुम मोर पावरफुल हो तो तुम उसे खरीद लो। ठीक है कि नहीं है? जैसे फेसबुक ने करा, व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया, करा ना? करा नहीं? करा। बायजूस ने आकाश को टेक ओवर कर लिया, आकाश ने बायजूस ने करा था। अरे लॉस अब हुए उसे, पहले टेक ओवर हो गया था उससे। आकाश को बायजूस ने टेक ओवर कर लिया, नेम ब्रांड वो आकाश के नाम से ही चला रहा है, क्योंकि वो कह रहा है आकाश की अपनी गुडविल है, मैं बायजूस अलग रखूंगा, आकाश अलग रखूंगा। आकाश में फेस टू फेस, बायजूस तो हमारा चल ही रहा है, वो तो और बात है कि नुकसान हो गया उन्हें हैवी। लेकिन बच्चों इन्होंने किसको फीस दे दी? नॉन कंपीट फी। किसको फीस दे दी? नॉट कंपीट फी। तो बच्चों देखो मेरी बात सुनो, उसके बाद सुनो ध्यान दो, फिर लेज हुआ करती थी, लेज भी फिर पेप्सी ने क्या कर लिया, उनको भी पैसे दिए और क्या करा? टेक ओवर कर लिया। लेज के पीछे देख लेना, लिखा हुआ दिखेगा आपको पेप्सी। ठीक है भाई? तो अल्टीमेटली बच्चों, ये जो नॉन कंपीट फी होती है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर से तुम फाइट नहीं कर पाओगे, या फिर उसको तुम खत्म करना चाहते हो, कंपटीशन नहीं चाहते, तो उस केस के अंदर क्या करो? एक्वायर कर लो, उसको पैसे दो और बोलो जी जाओ। मान लो फेसबुक ने, मान क्या लो ऐसा हुआ, फेसबुक ने 1,15,000 करोड़, मतलब या उससे ज्यादा ही दिए थे शायद लेकिन कोई नहीं, एस्टिमेटेड अप्रॉक्स ले लेता हूं, 1,15,000 या 20,000 करोड़ के आसपास फेसबुक ने पैसा दिया किसको? व्हाट्सएप को, कि भाई व्हाट्सएप हुआ अब हमारा। ठीक है क्या नहीं है? तो ये नॉन कंपीट फी हो गई कि भाई हमसे कंपटीशन मत करो। तो बताओ ये फेसबुक के किस हेड में टैक्स होगा? बिजनेस प्रोफेशन।
नहीं, फेसबुक नहीं, व्हाट्सअप को पैसा मिला है ना, तो व्हाट्सअप के किस ऐड में टैक्सेबल कर देंगे? बिजनेस प्रोफेशन। आकाश को टेक ओवर कर लिया बाईजूस ने, तो बाईजूस ने कितना पैसा दिया था? 500 करोड़ दिया था, कितना दिया था? एक बार 500 करोड़ है, कितना टेक ओवर देखना। बाईजूस एक्वायर्ड आकाश, कितने पैसे में एक्वायर्ड करा? कितने पैसे दिए थे? हम बताओ जरा, आया? है 1983। अच्छा, मैं तो बहुत कम बोल रहा था, इसका मतलब 1983 करोड़। 1983 करोड़ रुपए दे दिए भाई, किसने? बायजूस ने किसको दे दिए? आकाश को। तो आकाश को पैसा मिल गया कि तुम हमसे कंपीट मत करो और पैसा ले लो 1983 करोड़। तो ये भी टैक्सेबल करेंगे किसमें? बिजनेस प्रोफेशन। क्लियर है? समझ आया नहीं? 1983 करोड़ पे टैक्स निकलेगा ना। इसको ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन जो है कि दे देंगे, फिर स्लैब रेट लगाएंगे, ठीक है, फिर सरचार्ज दे देंगे, फिर टैक्सेबल है। फ्लैट क्यों? कंपनी है, कंपनी है तो कंपनी तो फ्लैट रेट लगेगा, फिर 30% सीधे सीधे। कंपनी रजिस्टर्ड आकाश तो 30% हो गया, सरचार्ज, ईसी, हेल्थ, सब। समझ आई बात? तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये टैक्सेबल कहां पर होंगे? बिजनेस में। नॉन कंपीट फी बोलते हैं इसे। को डाउट है किसी को? अरे बोलो, आओ। देखो, पेमेंट फॉर नॉट परसुइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशन और नॉन कंपीट फी। हालांकि हम किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, लेकिन पैसा रोक सकता है उसको। एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन उसको इतना दिक्कत में डाल दो, वो लॉस में आने लग जाए, और एक स्टेज पे जाके उसको बोलो ले भाई पैसे, और जा खत्म हो जाए। क्लियर है भाई? तो पढ़ो। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन फॉर नॉट परसुइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेगा, और प्रोफेशन, द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फॉर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस और प्रोफेशन, इट विल बी कॉल्ड इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। कोई दिक्कत? सिमिलरली, पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फॉर नॉट using any patent right, technical know-how, or other similar right, it will be considered to be income under the head of business profession। मेरी बात सुनना, सुनो, ध्यान दो। पेटेंट राइट क्या है जी? पेटेंट राइट, अगर हमने कोई ऐसी चीज बनाई जिसका हमने पेटेंट करवा लिया, हमने कोविड की 2 वैक्सीन बनाई, कोविड के अंदर कोविड शील्ड और कोवैक्सीन ना, तो 2 हमने कोविड की इंडिया ने बनाई, तो इंडिया इसका इन्वेंटर हो गया, इन्होंने इसका पेटेंट करा लिया, ठीक है भाई। कोवैक्सीन और कोविड शील्ड का क्या करा लिया? पेटेंट करा लिया। अब ये हम लोगों ने बाहर बेची, अमेरिका में भी बेची, बहुत सारे अब्रॉड में दी, तो मोदी जी ने आके भी बोला कि हम चाहें तो ज्यादा पैसा चार्ज करें, लेकिन नहीं, अभी हम इसका रीजनेबल दाम तुमसे मांग रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड जो है अभी कोविड की मार के अंदर आ गया, तो हम यहाँ पैसा कमाने की नहीं सोच रहे, हमें सिर्फ तुम क्या दो, उसके जो रीजनेबल कॉस्ट है वो दे दो। प्रॉफिट भी बहुत रीजनेबल लिया, चाहते तो बहुत महंगी बेच सकते थे, लेकिन नहीं बेची। लेकिन हमने इन दोनों को क्या करा लिया? इसका पेटेंट ले लिया। इसका क्या करा लिया? पेटेंट। अब कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है भाई। या फिर हमने इस पेटेंट को अमेरिका से शेयर कर दिया, ठीक है भाई। यूएस के प्रेसिडेंट का फोन मोदी जी को आ गया,
उनने बोला हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, आप हमको फॉर्मूला बता दो। उनने बोला फॉर्मूला तो बता देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला किसी और को शेयर मत करना, ठीक है कि नहीं है। या अमेरिका ने बोल दिया ठीक है जी, ये तो चलो ये बात थी, और कुछ भी हो सकता है। ये तो इसके अंदर तो ये था कि लोगों की डेथ हो रही थी तो बात अलग है, नहीं तो मान लो कोई इक्विपमेंट हमने ऐसा बना दिया, ठीक है कि नहीं है। जैसे मान लो एक्स सीरीज के जो फाइटर प्लेन बना रखे हैं वो अमेरिका ने बना रखे हैं, तो वो फाइटर प्लेन बनाने का फॉर्मूला हालांकि वो किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी ने बात कर ली, प्लीज मुझे बता दो, ये है वो है, फॉर्मूला बता दो, हम भी बना लेंगे, और एक बार को एग्री हो गए, ठीक है। तो यहां से पैसा जाएगा उनके पास, भाई पेटेंट यूज कर रहे हैं ना उनका। साथ ही साथ वो एक कंडीशन और रख सकते हैं कि इसको किसी और को मत शेयर करना, ठीक है कि नहीं है। आप बोल सकते हो अमेरिका को, आपने हमें दिया, किसी और को शेयर मत करना, उसके लिए पैसा ले लो हमसे। मारुति सुजुकी की बात करते हैं। मारुति कौन है? इंडियन ब्रांड। सुजुकी कहां का है? जापानीज है। तो जो टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है? जापान बना रहा है। गाड़ी मैन्युफैक्चर किसके नाम से? मारुति। तो मारुति सुजुकी इस तरीके से दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन जो सुजुकी हम लोगों को अपना पेटेंट शेयर कर रहा है, वही पेटेंट अगर होंडा वालों को दे दे और वही पेटेंट किसी और को दे दे, तो बताओ क्या मारुति सुजुकी की वैल्यू रह जाएगी? क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग पेमेंट करते हैं कि ये लो, हम आपको पैसा दे रहे हैं पेटेंट शेयर करने का, और साथ ही साथ पैसा दे रहे हैं कि ये पेटेंट किसी और को शेयर भी नहीं करना, क्योंकि किसी और को शेयर करोगे तो हमारी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। अरे बात समझ आई नहीं? पढ़ो, अब पढ़ो, समझ आएगा। If any person has received any payment from any other person for not pursuing any business activity or profession, payment has been received for closing down the business or profession. ठीक है भाई, नेगी बड़ा परेशान हो गया जैसे ही मैंने शॉप खोली, नेगी आया, इनने मेरे को पैसे रख दिए, ये लो कल से दुकान नहीं खोलनी। मैंने बोला ठीक है, बात खत्म। इनने पैसा इतना ज्यादा रख दिया कि मैं दुकान बंद करने को राजी हो गया, खत्म। इनने बोला कितना कमा लोगे तुम? ये लो 1 करोड़, ये लो 1.5 करोड़ लो, बंद, कल से शटर नहीं ऑन होना चाहिए। तो क्लोजिंग डाउन बिजनेस प्रोफेशन, तो दिक्कत है। और इसने किसको खत्म कर दिया? अपने कॉम्पिटिटर को। क्लियर? आगे देखो, इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। सिमिलरली हमारे पास क्या है बच्चों, बताओ? आगे कहता है सिमिलरली पेटेंट राइट, यूजिंग एनी पेटेंट राइट और टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ क्या होता है? किसी चीज को बनाने का फॉर्मूला। और अदर सिमिलर राइट, it will also be considered to be income under the head of business proposal. It is also called non-compete fee. The person making payment should deduct TDS 10% as per section 194J. वो हम डिस्कस करेंगे TDS में कि हम लोग जब भी ऐसी पेमेंट करते हैं तो हम लोग TDS काट लेते हैं, उसका कितना? 10%। क्लियर है भाई? अरे डाउट है कोई? चले आगे पढ़ो। कहता है एबीसी लिमिटेड रिसीव ₹30 lakh for not carrying out particular business activity. In that case, the amount so received shall be considered to be income of the assessee. क्या बन जाएगा ये? इनकम ऑफ द assessee. फॉर एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड 10 लाख रुपए फॉर नॉट शेयरिंग पर्टिकुलर पेटेंट. In this case, it will be considered to be income under the head of business profession. अब ये मैं बातें डिस्कस कर चुका था बहुत डिटेल में। स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी अदर सोर्सेज में भी कराया था, सैलरी में भी कराया था, डिडक्शन में भी बताया था, डिडक्शन में भी आया था ना इसका पार्ट। सुनो, स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी एक बार फटाफट रिवीज कर लेते हैं।
अगर कीमैन की बात करें, इस फैन का कहाँ पर बटन है यार, ये दिक्कत कर रहा है मुझे, बंद कर दो इसे, बाकी ऑन कर लो। ये दिक्कत ऐसे कर रहा है, आवाज को तेज करना पड़ रहा है। ठीक है, फैन चलता तो मुझे और प्रेशर से बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो बच्चों, देखो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बताई थी ना, याद है या भूल गए? बच्चों अगर कीमैन कोई एम्प्लॉई है, ये मेरा एम्प्लॉई है, बड़ा ही एक्सपर्ट है, इतना एक्सपर्ट है, इतना ट्रेंड है, इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाते हम। ठीक है कि नहीं है? तो हमने बोला अगर इस एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो हमें भी कुछ हो जाएगा, तो हम लोगों ने इसका इंश्योरेंस करा लिया और इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना स्टार्ट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना स्टार्ट कर दिया। मान लो अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं, तो ये एक्सपेंडिचर है कंपनी का, हम कहाँ डेबिट करेंगे? P&L अकाउंट में। बोलो, मान लो 5 लाख का प्रीमियम दिया और अगर कुछ हो जाता तो 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो इस एम्प्लॉय को कुछ हो ही गया सही में, तो इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे लूंगा? तो बिजनेस के P&L में प्रीमियम डेबिट, और बिजनेस को ही पैसा मिला तो इनकम किसकी हो गई? बिजनेस में। डाउट है कोई? कभी कभी ये पैसा कंपनी ना रिसीव कर कौन रिसीव कर लेता है? एम्प्लॉय। तो पैसा एम्प्लॉय को मिलने की जगह, एम्प्लॉयर को मिलने की जगह एम्प्लॉय ने रिसीव कर लिया मेच्योरिटी पे, टैक्सेबल कहां पर होगा? सैलरी में। लेकिन हमने इंश्योरेंस पॉलिसी किसी और पर्सन के नाम पे ले ली जो कि एम्प्लॉय नहीं है, जो कि कौन है? एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय कौन नहीं होता? पार्ट टाइम डायरेक्टर। ठीक है भाई? या फिर हम लोगों ने किसी पर्सन के नाम पर ले लिया जो एम्प्लॉय नहीं है, अगर उसने वो पैसा रिसीव करा मेच्योरिटी पे तो टैक्सेबल कहां होगा? अदर सोर्सेस। तो बोलो, डाउट है कोई? पढ़ो, आओ। Sometime employer may take life policy in the name of his employee who is considered to be very important person for the business profession. Such policy is called keyman insurance policy. तो दिक्कत है? Premium paid is allowed by employer and employer is allowed to debit it to the P&L account. An amount received on maturity shall be considered to be income of employer as per section 28. Code out. Next paragraph. If any payment has been received by employee, अगर पेमेंट एम्प्लॉय ने रिसीव कर ली तो टैक्सेबल कहां पर होगा? सैलरी में। Similarly, policy may be taken in the name of any other person who is considered to be very important person for the business of employer. Such policy is called scheme and insurance policy. If payment has been received by such other person, it will be considered to be income under the head of other source. डाउट है कोई? ऊपर कर तो दिया ये रहा, एम्प्लॉय के नाम पर ली थी, P&L में प्रीमियम डेबिट कर दिया और वो पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया तो बिजनेस प्रोफेशन में, कंपनी ने नहीं रिसीव करा, एम्प्लॉय ने रिसीव कर लिया तो सैलरी, और एनी अदर पर्सन के नाम पे लिया और एनी अदर पर्सन ने रिसीव कर लिया तो टैक्सेबल है दो सोर्सेस। नहीं समझ आया? एक्सपोर्ट इंसेंटिव लिख लिया था बच्चों, एक्सपोर्ट इंसेंटिव। बच्चों तुम मुझे बताओ, तुम लोग डंपिंग जानते हो क्या होता है? बताओ डंपिंग क्या होता है?
बिल्कुल सही बात है। ऐसा कौन कर रहा है? चाइना। बच्चों, डंपिंग का मतलब होता है अपनी मार्केट में तो अपनी लोकल मार्केट में महंगा बेचेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में से सस्ता बेचेंगे मार्केट को एक्वायर करने के लिए। चाइनीज ब्रांड देखो कितना है, तेजी से चलता है। चाइना की देख लो क्या क्या चीजें नहीं है, ये ओप्पो वीवो ये सब वहीं के ब्रांड है। एमआई का इतना बड़ा टीवी देख लो तुम, ले आओ, ठीक है कि नहीं है? बहुत सस्ता आएगा, फीचर सारे होंगे। एमआई का फोन ले लो, ओप्पो वीवो भी तो इनके हैं, अलग अलग उसके अंदर सीरीज निकाल रखी है उन्होंने। तो एमआई क्या होता है बच्चों? इन लोगों ने क्या कर रखा है, चाइना वालों ने, इन्होंने बोला हुआ है अपने जितने भी मैन्युफैक्चरर है वहां चाइना में, जो मैन्युफैक्चरर है, तो उन्हें बोल रखा है कि भाई देखो, अगर तुम बनाकर एक्सपोर्ट करोगे तो हम टैक्स छोड़ देंगे, तुम्हारा टैक्स फ्री कर देंगे। जब टैक्स फ्री हो गया, लेकिन बस तुम्हारे को कंडीशन ये है कि सस्ता बेचना है। और सस्ता क्यों बेचना है? क्योंकि यहां पर आकर किससे लड़ाई करनी है हमें? इंडियन मार्केट के अंदर यहाँ के मैन्युफैक्चरर से लड़ना है। इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। क्योंकि ऐसे तो बाहर के लोग यहाँ का पैसा लेते जाएंगे और एक टाइम के बाद हम दोबारा गुलाम बन जाएंगे। अरे समझ आ रही है नहीं आ रही बात? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप यहाँ के बेचो, लेकिन हम आप पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद भी वो सस्ता बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही बहुत ही सस्ते रेट कर रखे, लेबर भी सस्ती होती है वहां, और साथ ही साथ वहां पर क्या कर रखा है उन लोगों ने, सारे टैक्स सब कुछ माफ, बस एक्सपोर्ट करो। तो डंपिंग करने से क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा ब्रांड रिकॉग्नाइज होता है और उनकी कंट्री से हम पैसा लेकर आते हैं। क्लियर है भाई? अब मेरी बात सुनना बच्चों, इसी तरीके से डंपिंग हम लोग भी कहते हैं कि हमारे इंडिया में भी कोई अगर व्यक्ति चीजें बनाकर एक्सपोर्ट करेगा, बनाकर अगर एक्सपोर्ट करेगा तो हम उसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव देंगे। एक्सपोर्ट इंसेंटिव होंगे, अगर उसने कोई जीएसटी पे कर रखा है तो वो वापस कर देंगे उसे, ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं जिसे। ठीक है, पहले ड्यूटी के नाम से एक्साइज ड्यूटी होती थी, कस्टम ड्यूटी होती थी, तो इन्होंने नाम जीएसटी को नहीं बोला कि जीएसटी रिफंड करेंगे, नाम वही रखा, ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर तुम्हारे पास तुमने कोई ड्यूटी पे कर रखी है रॉ मटेरियल पे, यानी कि जीएसटी पे कर रखा है, वो जीएसटी आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है भाई? तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं। उससे क्या हम लोग किसको प्रमोट करना चाह रहे हैं? यहां की बनी हुई चीजों को प्रमोट करना चाह रहे हैं। क्लियर है? देखो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इफ एनी मैन्युफैक्चरर इज exporting goods manufactured by him, in such cases he may give certain incentive by government. Such incentive are called export incentive, shall be considered to be income of SSC under the head of business profession. In general, there is two type of incentive. पढ़ते हैं देखो, पहला, GST paid by SSC on input or other goods shall be refunded to the SSC. जितना भी जीएसटी आपने पे करा था रॉ मटेरियल पर या बाकी गुड्स पर, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा एज इंसेंटिव। इट विल बी कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक, दैट इज ड्रॉइंग बैक द ड्यूटी पेड बाय एसएससी। मेरी बात सुनो, जब ड्यूटी आपको वापस आई तो वो भी हम लोग क्या मानेंगे, इनकम अंडर द हेड ऑफ। भाई जब तुमने ड्यूटी पे करी थी तो ड्यूटी को पीएनएल में डेबिट करा होगा। बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आप कोई ड्यूटी है
तो उस ड्यूटी को आप डेबिट करोगे पीएनएल में, क्रेडिट करोगे ना। लेकिन अगर वो ड्यूटी रिफंड हो गई तो क्रेडिट भी करोगे। तो बात समझ आती है? इस तरीके से ये इनकम है। चलो आगे। एक्सपोर्टर आर इशूड स्पेशल लाइसेंसेस, जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको लाइसेंस दिए जाते हैं स्पेशल फॉर इंपोर्टिंग गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। सच लाइसेंस आर कॉल्ड इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंसेस। जितने भी एक्सपोर्टर होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, एक लाइसेंस देते हैं, जो कि वो लाइसेंस दिखा देंगे तो इनको कस्टम ड्यूटी की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो देखो वो लाइसेंस को बेच सकते हैं। मान लो वो लाइसेंस मेरे पास है, वो लाइसेंस मेरे पास है, उस लाइसेंस को मैं इनको बेच रहा हूं 2 लाख रुपए में या 50 लाख में, तो 50 लाख रुपए इनकी इनकम हो गई, इनकम अंडर द हेड मेरी इनकम हो गई, क्योंकि मुझे किसके लिए मिला, मैंने लाइसेंस बेच दिया उसके लिए। क्लियर है? भी पढ़ो। एक्सपोर्टर आर इशू स्पेशल लाइसेंसेस फॉर इंपोर्टिंग गुड्स without payment of custom duty. Such licenses are called import entitlement licenses. An exporter is allowed to sell it in market. Profit on sale of entitlement shall be considered to be income under the head of business profession. पढ़ो जरा एक बारी। एबीसी लिमिटेड कंप्यूटेड इनकम, क्या हुआ, टूट गया क्या? इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, देखो सुनो ध्यान से। ये एक्सपोर्टर है, इस एक्सपोर्टर को क्या करना है, एक्सपोर्ट करेगा बाहर। ये इसके पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दे रखा है, उस लाइसेंस में वैलिडिटी है 10 साल की। 10 साल तक मेरे को कोई भी पेमेंट नहीं करनी कस्टम ड्यूटी की। जब भी बारी आएगी कस्टम ड्यूटी की, ये दिखा दूंगा, ये देखो ये लाइसेंस है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे तो दुनिया में सारे लोग ही बोलेंगे ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भाई प्रूफ तो तुम उसके लिए लाइसेंस बनवाओ, तभी माफ करेंगे, ऐसे नहीं सभी को माफ कर देंगे। तो वो लाइसेंस सरकार ही देती है ना, वो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है, इसके पास 10 साल का। अब इस बंदे ने 5 साल तक काम करा, 5 साल के बाद बोल रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है बिजनेस, कुछ और करूंगा। तो ये लाइसेंस इसने बेच दिया, किसी और एक्सपोर्टर को बेचा, बेच सकता है, किसी और एक्सपोर्टर को बेचा, तो ये पर्सन है इसने खरीद लिया 50 लाख रुपए देके, तो तुम्हें पैसे मिल गए 50 लाख। तो ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। नहीं समझ आई बात? पढ़ो जरा बच्चों। ये एबीसी लिमिटेड हैज कंप्यूटेड इनकम 20 लाख रुपए। सम एंट्री नोटेड फ्रॉम P&L अकाउंट आर एज गिवन बिलो। कंपनी डेबिटेड ओपनिंग स्टॉक कितना, 33 लाख, विच इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मतलब 10% ज्यादा दिखा रखा है। ज्यादा दिखा रखा मतलब खर्चा ज्यादा दिखा रखा है। ओपनिंग स्टॉक इज द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग में डेबिट करते हैं, याद है? डेबिट करते हैं तो 100 की चीज 110 की दिखा रखी है, एक्सपेंस बढ़ा दिए, तो 10% एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं, तो 10% क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। भाई खर्चा मैंने 100 की चीज 110 की दिखा दी, तो इनकम को 10 रुपए से बढ़ा दो, सही हो जाएगा। तो 33 लाख कैलकुलेटर में सॉल्व करो। 33 लाख अपने आप में 110% है, तो 100% नहीं 10% कितना होगा, 110 से डिवाइड करो, 10 से इंटू कर दो, 3 लाख रुपए एड बैक कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, इनकम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अरे समझ आया नहीं आया? डन ना? आगे
कंपनी हैज इशूड रिसीव्ड, कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यूटी ड्रॉबैक 7 लाख। कितने पैसे मिले हैं? 7 लाख रुपए ड्यूटी ड्रॉबैक के। बट अमाउंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। तो क्रेडिट कर देंगे भाई, बात समझ आती है? आगे, कंपनी हैज रिसीव्ड इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंसेस, गवर्नमेंट से इसको इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला और ये लाइसेंस इसने 3 लाख का बेच दिया, तो इनकम है, क्रेडिट कर देंगे। तो निकालो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, लिखो लिखो लिखो, ये देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है बच्चों। कंपनी है, नेट प्रॉफिट 20 लाख ले लिया, अरे बोलो, इसमें ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक। कैसे ऐड करा? कितना था हमारे पास? 33 लाख था। 33 लाख अपने आप में कितने परसेंट है? 110%। तो 110% से डिवाइड कर दिया, 10% से इंटू कर दिया, 3 लाख रुपए ऐड बैक कर दिया। ड्यूटी ड्रॉबैक कितना? 7 लाख रुपए ऐड कर दिया। लाइसेंस बेच दिए, बेच के 3 लाख रुपए मिले, ऐड कर दिया। अरे समझ आया नहीं आया? इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन 33 लाख। डाउट? कंपनी है तो 30% टैक्स लगेगा। 33 लाख पे 30%, 4% हेल्थ एंड इसी। कॉपी करो फटाफट से, करके आओगे ये भी, लिख लो। समझ आ गया ना? ये करवाऊं मैं? आ गया तो लिखो जल्दी से, शाबाश। जल्दी करो नोटिंग, फिर आगे चले। करो जल्दी नोटिंग करो। चले भाई, हो गया तो बताओ। चले आगे, डन। भाई कर लेना इसको, आलस मत करो, कर लो इसको, हट कर लो। अब सुनो बच्चों, अगर मान लो कोई पेमेंट रिसीव्ड होती है, if any person receive any payment, any amount in connection with the termination or modification of terms and condition of any contract relating to his business, so amounts so received will be considered to be income under the head of business profession। सुनना बच्चों, ध्यान दो। मैंने बच्चों डीलरशिप ले रखी है मारुति की। डीलरशिप किसकी ली मैंने? मारुति की। तो देख लो भाई,
मैंने मारुति सुजुकी की डीलरशिप ले ली। डीलरशिप ही होती है, जैसे दीवान बजाज है, ये अलग अलग पर्सन होते हैं जो, ठीक है कि नहीं है। नेक्सा हो गया, ये अपना कौन है, अलग अलग नेक्सा, ये नेक्सॉन तो गाड़ी का नाम है। अरे ये ब्रोकर ये होते हैं ना, डीलरशिप लेते हैं ना, गाड़ियां बेचते हैं। तुम्हें क्या लगता है मारुति खुद ही थोड़ी अपने एक्सक्लूसिव शोरूम खोलती है, वो डीलरशिप बांट देती है सब। तो इसने क्या करा, डीलरशिप ली मारुति से, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 10 ईयर। इस पर्सन ने खूब पैसा लगाया, बड़ा सा शोरूम बनाएगा, ठीक है, बढ़िया लग्जरियस अच्छी जगह पे लेगा, रजौरी गार्डन या रोहिणी के मेन पोश एरिया के अंदर, सीपी के अंदर, ठीक है भाई, मायापुरी के अंदर बड़े बड़े शोरूम ओपन कर दिए, मल्टी स्टोर बना दिया। ये देखो, ये ऊपर गाड़ियां गाड़ियां लगी हुई हैं, देखे ना आपने। तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया, तो इसी बात पर मैंने बात करी। लेकिन मारुति सुजुकी आते ही 2-3 साल काम करा था मैंने, उसके बाद बोल रहे जी नहीं जी, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, आपकी डीलरशिप हम कंटिन्यू नहीं करें। हमने बोला भाई ऐसे कैसे आप अपने टर्म्स को तोड़ सकते हो, बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने इतना सारा पैसा लगाया, बड़ी सी रेंटल जगह ली या खरीदी, किराए पर ली, किराया भुगत रहा हूँ, तो आपको सैलरी दे रहा हूँ, रेनोवेशन में इतना पैसा खर्च हो गया मेरा, अभी तो मैंने जो लगाया वो भी नहीं मिला मुझे, और आप मेरा डीलरशिप खत्म कर रहे हो। ऐसे नहीं होगा, मैं आपको कोर्ट तक ले जाऊंगा। जा सकता है, पावर है इसके पास, ये नहीं जाएगा। लेकिन मारुति बोलता है कि कितने कमा लोगे तुम, कितना सोच रहे थे कमा लोगे। उनने बोला 10 साल के अंदर कम से कम नहीं तो 50 करोड़ तो कमा लेता हूँ। ये लो 50 करोड़ का चेक अभी देता हूँ, 50 करोड़ का चेक अभी लो, देता हूँ। कोर्ट वोट के कौन चक्कर में नहीं पड़ रहा मैं, पैसे लो। अब ये 50 करोड़ रुपए तुम्हें मिले डीलरशिप के अंदर, या तो मॉडिफिकेशन के लिए या टर्मिनेशन के लिए या कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए, कोई भी पेमेंट मिली तो टैक्सेबल कहाँ होगी बेसिस। तो बात आई नहीं आई समझ, ना। तो इसको हम लोग किसके अंदर बात करते हैं, बिजनेस में। एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बनना था, एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के साथ उन्होंने कुछ और चीजें थी जो क्लैरिफाई नहीं करी। इसने हाईवे तो बना दिया, लेकिन उसके साइड में जो होती है उसको भी डेवलप करना था एरिया को, वहां पे भी पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ लगा के मतलब बढ़िया से बनाना था। तो उन्होंने बोला ये तो लिखा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, गवर्नमेंट बोल रही है हम चेंज कर रहे हैं, उसके लिए पैसा ले लेना। कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देते हैं, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, और ये वाला क्लॉज रह गया था डाल देते हैं। इसकी बात तुमने, अच्छा इसकी तुमने पेमेंट नहीं लगाई थी, पेमेंट तुमको दे देते, टैक्सेबल कहां पर होगा। समझ आ नहीं आया सौरभ। अगले 10 साल के आज ही मिल गए ना तुम्हें, तो पूरे आज ही टैक्सेबल हो जाएगा बिजनेस। ठीक है कि नहीं, आगे देखो। if any person converted if any person has converted any inventory or stock in trade into capital asset, in such cases income shall be computed for this purpose, where market value of the inventory on the date of conversion shall be taken into consideration. मान लो बच्चों मेरी एसी बेचने की शॉप है, एसी बेचता हूं मैं, बहुत बड़ा सा शोरूम ओपन कर रखा है और खुद ही एसी लगा रखे, बहुत बड़ी शॉप है, ओ जर्नल के, वोल्टास के, हिटाची के, कैरियर के, दुनिया भर के एसी रखे हुए मेरे पास, एक ब्रांड से ब्रांड, 4 टन वाले, 5 टन वाले, स्टैंडिंग वाले, देखे ना स्टैंडिंग वाले भी होते हैं,
स्टैंडिंग वाले तुम अधिकतर तुमने एसी वहां देखे होंगे, वो होटल वगैरह में होते हैं। हाँ, पोर्टेबल होते हो, एक से फैन की तरह होते हैं, एक से जगह दूसरी जगह उठा के रख दो। लक्कड़ जैसा नहीं होता वो, एसी जैसे ही होता है, जैसे स्प्लिट एसी होता है ना, इसी का साइज बड़ा कर दो, कूलर नहीं होता वो, एसी ही होता है। पोर्टेबल एसी होते हैं, हाँ बहुत महंगे होते हैं वो, और बिजली भी की कंजम्पशन ज्यादा लेते हैं। बच्चों मैंने खूब सारे एसी लगा रखे, तुम ग्राहक के रूप में मेरी दुकान में आए, पसीना यूं गिराए जा रहे हो। एक ने आके फ्रस्ट्रेटेड होके बोल ही दिया, इतने एसी बेच रहे हो, खुद के एक तो अपने लिए भी तो लगा लो, एक इसमें से लगा लो। मेरे को लग गई वो बात, मैंने बोला चल ठीक है। तो जो मैं एसी बेच रहा था वो मेरे स्टॉक इन ट्रेड थे, जो मैं एसी सेल कर रहा था वो क्या था, स्टॉक इन ट्रेड। अब उस एसी, उसमें से 2 एसी उठा के मैंने अपनी शॉप पे लगा दिया। अब वो स्टॉक इन ट्रेड से क्या बन गए, कैपिटल असेट बन गए ना, कैपिटल असेट। अब जब बेचेंगे तो कैपिटल गेन में जाएंगे, लेकिन अभी यूज कर लिए तो बिजनेस में आने चाहिए। तो स्टॉक इन ट्रेड जिस दिन भी मैंने पुट मतलब लगा दिए, उसकी मार्केट वैल्यू देख लेंगे क्या है, उसके हिसाब से बिजनेस की इनकम होगी, बात खत्म। अरे समझ आई नहीं आई? और तुम बोलो अपने आप को पैसे नहीं देने पड़ेंगे तुम्हें, नहीं तो बाहर से खरीद के लाते। अरे क्लियर है? तो अल्टीमेटली देखो यही लिखा हुआ, पढ़ो। इफ एनी पर्सन हैज कन्वर्टेड एनी इन्वेंट्री, कोई भी इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट, पहले वो बेचने के लिए रखे थे एसी, पहले बेचने के लिए रखे थे लैपटॉप, बेचने के लिए रखी हुई थी हमने जनरेटर, लेकिन उन्हीं में से एक यूज कर लिया अपने लिए, तो कैपिटल असेट बन गया। अरे बोलो, किसका एक्सपेंडिचर मानेंगे भाई, किसके? आप पैसे देने पड़ते, तुमने पैसे नहीं दिए ना, तुम्हारी इनकम स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो गया ना, स्टॉक इन ट्रेड को तुमने बेच दिया तो अपने आप को बेचा। जब तुम बेचोगे तुम्हारा कैपिटल गेन, उसकी बात देख लेंगे हम जब डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी तो तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड किसने कन्वर्ट कर लिया, कैपिटल असेट, तुमको बेनिफिट नहीं दे रहा हो। जो पढ़ता हूं मैं अभी, देखना एग्जांपल में आ जाएगी बात। इफ एनी पर्सन हैज कन्वर्टेड एनी इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट, इन सच केसेस इनकम शैल बी कंप्यूटेड, इनकम निकलेगी। फॉर दिस पर्पस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, ABC Limited engaged in the business of sale purchase of generator, ठीक है भाई, जनरेटर बेचते हैं, बट कंपनी हैज यूज्ड 1 जनरेटर इन इट्स बिजनेस प्रेमिसेस, एक जनरेटर उसने कहा यूज करा, अपने बिजनेस प्रेमिसेस में, विच वाज परचेज, कितने का परचेज करा था, 10 लाख, बट मार्केट वैल्यू कितनी है, 11 लाख। इन दिस केस देयर विल बी, बोलो कितना, 1 लाख रुपए। फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, हम लोग वैल्यू देखो, वैल्यू शैल बी टेकन टू बी 11 लाख रुपए। नहीं समझ आया? देखो ना, आपके पास इन्होंने बताओ जनरेटर यूज करा बिजनेस प्रेमिसेस में, विच वाज परचेज, कितने का खरीदा था इन्होंने, 10 लाख का, बेचते तो कितने का बेचते हैं, 11 का, तो 1 लाख तो बिजनेस की इनकम हो गई। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो तुम 11 लाख पे, कैपिटल असेट है ना, कैपिटल असेट को तुम कैसे ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पीएनएल में पूरे डेबिट होएंगे नहीं, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, तो 11 लाख का डेप्रिसिएशन दे देना, और जब बिकेगा तो फिर कैपिटल गेन में चला जाएगा। समझ आया नहीं आया? 1 लाख भाई, मैंने एसी खुद खरीदा 1 लाख का, बेचता 11 लाख का हूं, तो 1 लाख का ही तो प्रॉफिट हुआ, बाकी तो खर्चा करा मैंने। अब वो 11 लाख की मेरी असेट बन गई, कैपिटल असेट, तो डेप्रिसिएशन मिलता है कैपिटल असेट पे, डेप्रिसिएशन ले लो, पीएनएल में डेबिट कर लो, बेच। तो आपने इन्वेंट्री तो कम कर दी ना अपनी, इन्वेंट्री कम नहीं हो गई क्या आपकी? अगर आप खरीदते तो कितने का खरीदते, 11 लाख का, 10 लाख का खरीद रहे हो, 10 लाख वाला अपने पास ही लगा ली, तो 1 लाख रुपए की इनकम है आपकी, 1 लाख बच गया ना आपका, खरीद के ले आओ मार्केट से। बात समझ आई? तो 11 का पड़ता, खुद से यूज कर लिया तो 10 का पड़ा, तो 1 लाख बच गया, इनकम है बिजनेस की। क्यों आएगी नीचे? तुम एसी देखना जरा, कोई मार्केट वैल्यू से कम एसी बेचेगा,
मैंने 10 लाख का एसी परचेज करा, मैं 9 लाख रुपए का बेचूंगा उसे? क्यों बेचूंगा भाई? फिर तो डिफेक्टिव आइटम रखते हो तुम। वही बिकती हैं चीजें, वो अपनी कॉस्ट से भी कम पे क्यों बेचेगा भाई? नहीं बेचेगा। चलूं आगे, आ जाओ। पढ़ो आगे। It is hereby clarified that any income from letting out of residential house or part of house by owner shall not be chargeable to tax under the head of business. Shall be chargeable to tax under the head of house. बता ही दिया था मैंने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में। इन्होंने बोला इट इज hereby clarified that इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, घर को किराए पर चढ़ा रहे तो बिजनेस में नहीं जाएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। ठीक है भाई, घर का कोई पार्ट भी किराए पर चढ़ा दिया वो भी बिजनेस में नहीं जाएगी, कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में। डाउट है कोई? 29 में कुछ नहीं लिखा, उसमें सिर्फ बता रखा है इनकम रेफर 28 शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन बता रखे 30 से लेकर फिलहाल 43 डी तक, ये यूज करने हैं। सेक्शन 30 पे आ जाते हैं। बच्चों बिजनेस में बिल्डिंग, अरे रुक जाएगा, बिजनेस में बिल्डिंग या तो किराए की होगी या खुद की होगी। अरे क्लियर है? बिजनेस में बिल्डिंग या तो रेंट की होगी, जैसे हम रेंटल पे हैं, रेंट की नहीं होगी तो खरीद लेंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो खरीद लेंगे। या तो ओन्ड होगी या रेंटेड होगी। रेंटेड, रेंटेड में हम क्या डेबिट करेंगे? पी&एल में रेंट। ओन में क्या डेबिट करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। अरे यार, किराए की होगी तो हो सकता है म्यूनिसिपल टैक्स दे रहे हो, खुद की है तो म्यूनिसिपल टैक्स देना ही पड़ेगा। और बताओ, खुद की है तो रिपेयर कराऊंगा, किराए की होगी तो भी रिपेयर कराऊंगा, खुद की है भी तो इंश्योरेंस करा सकता हूँ, किराए की तो भी इंश्योरेंस करा सकता हूँ। इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। अभी प्लेन क्रैश में टाटा ने कितना क्लेम करा है? नहीं, क्लेम वो तो देने की बात कर दी उन्होंने पहले ही, लेकिन उन्होंने भी तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लगा मांगा है। तो उसके भाई है ना, और क्या, वो है कजन ब्रदर ही तो थे वो, उनकी फैमिली है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, जो टाटा एयर इंडिया किस में आता है? टाटा कुछ समय के लिए गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन फिर आ गया टाटा के पास ही। तो उन्होंने बात सीधे सीधे बोल दिया जितने भी लोग एक्सपायर करें उनके सबकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए पर पर्सन देंगे। इन्होंने भी इंश्योरेंस कंपनी पे क्या कर दिया? क्लेम डाल दिया। भाई इंश्योरेंस का क्लेम होता है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, तो वो तो दिक्कत में आया, इंश्योरेंस कंपनी भी दिक्कत में आ गई, पैसे देने पड़ेंगे अब एकदम से। मेरे ख्याल में 200 कितना 1000 करोड़, देख लो इतना क्लेम, 1000 करोड़ रुपए का क्लेम डाल दिया उनपे। प्लेन वगैरह है, ये सबको देंगे पैसे उसमें से भी लेके। तो बच्चों मेरी बात सुनना, ये सारे खर्चे अलाउड है। कब कब? ये अलाउड है खुद की बिल्डिंग पर, ये अलाउड है रेंटेड पे। क्या मैं खुद की बिल्डिंग का रेंट पी&एल में डेबिट कर दूं अपॉर्चुनिटी बेस पे? नहीं। क्या मैं किराए वाली का डेप्रिसिएशन डेबिट कर दूं? नहीं। खरीदोगे तो डेप्रिसिएशन होगा, ऐसे थोड़ी, ऑनर को अलाउड है। पढ़ो, यही लिखा, सेक्शन 30 खत्म कर दो। पढ़ो, रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग, सेक्शन 30। इफ एनी एसएससी हैज एनी बिल्डिंग in the use of business and profession, all the expenses relating to the building shall be allowed to debited to the P&L account. Such expenses may be क्या क्या होंगे? Repair of expenses, municipal
म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, बट पेमेंट सब्जेक्ट टू 43B। 43B अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है एक्चुअल पेमेंट बेसिस, ड्यू बेसिस पे अलाउड नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स पे करे तो ही तुम पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। ड्यू बट नॉट पेड इज नॉट अलाउड टू डेबिट। अरे डाउट है। प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ हाउस, भाई तुमने तुम्हारा बहुत सारा स्टॉक है, अब मैंने गाड़ी का बहुत बड़ा शोरूम ले लिया, रेंटल पे ही है भले ही, लेकिन मुझे उस जगह का क्या कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस। गाड़ियों में मर्सिडीज गाड़ियां रखी हैं, एकदम से आग लग गई, क्या होगा? बात समझ आई? दिक्कत है कि नहीं है? तो बच्चों, प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस हाउस और एनी अदर एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन ही अलाउड है। आगे पढ़ो। इफ बिल्डिंग इज ओन्ड बाय एसएससी, अगर बिल्डिंग उसकी खुद की है, इज नॉट अलाउड टू डेबिटेड, इज नॉट अलाउड टू डेबिटेड रेंट ऑन नोशनल बेसिस, मतलब रेंट नहीं, अपॉर्चुनिटी बेसिस पे नहीं होगा कि खुद की बिल्डिंग का पीएनएल में रेंट डेबिट कर रखा है, तो एडबैक कर देंगे। क्लियर है भाई? नो इनकम शैल बी कंप्यूटेड विद रिगार्ड टू हाउस प्रॉपर्टी अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कह रहा है ये इनकम वो होनी चाहिए जो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो याद करो, मैंने तुम्हें कराया भी तो था पोर्शन वाइज लेट आउट, कुछ पोर्शन रेजिडेंशियल, कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ पोर्शन बिजनेस के लिए। तो उसकी इनकम किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे थे? बिजनेस प्रोफेशन। अरे समझ आया नहीं आया? अब सेक्शन 32 मैंने 3 तक ही बोले थे बस। अरे यार, चलो फोर्थ कर लेंगे अभी। राइट अ नोट ऑन डिडक्टिबिलिटी, ये प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात कर रहा है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, सेम बात करेगा। देखो आ जाओ, मैं डिस्कस करता हूँ। ये लो, ये लो, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर पिक्चर। देखो भाई, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्चर्स ओन्ड है तो डेप्रिसिएशन होगा, खुद की है तो। किराए पे लाया हूं तो किराया डेबिट कर दो। रिपेयर, खुद की मशीन है तो रिपेयर करा रहा हूं, किराए की भी रिपेयर करानी पड़ सकती है। खुद की का भी इंश्योरेंस कराएंगे, किराए वाले का इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। किराए वाले का इंश्योरेंस हम नहीं करा सकते, उसको कौन कराता है? ऑनर ही कराता है। लेकिन खुद की प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर का रेंट डेबिट नहीं कर सकते, किराए वाले का डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते। पढ़ो। एज पर सेक्शन 31, if any assessee has any plant and machinery, furniture, picture in his business profession, assessee is allowed to debit all the expenses to the P&L account. Such expenses may be like repair or insurance or rent, etc. If plant and machinery are owned by SSC, उसके रेंट को पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। किराए पर लिए तो डेबिट करना, अदरवाइज नहीं। डेप्रिसिएशन लिखो बच्चों फटाफट से। डेप्रिसिएशन, लिखे डेप्रिसिएशन थोड़ा सा। मैं बताता हूँ क्या क्या लिखना है तुम्हें, फिर मैं समझाता हूँ। पहले यहां से यहां तक पूरा लिख लो, यहां से, और इसके रेट्स याद भी करते रहना, में याद करने आज यहां तक। बच्चों, डेप्रिसिएशन हमने अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड पढ़े हैं ना। एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और भी होते हैं बहुत, ठीक है। एन्यूटी मेथड होता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में हम किसको अच्छा मानते हैं? डब्ल्यूडीवी। एसएलएम लगता है लेकिन वो पावर जनरेटिंग बिजली कंपनी के अंदर लगेगा, बाकी जगह क्या लगाएंगे हम? डब्ल्यूडीवी। जल्दी से नोटिंग करो, फिर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूंगा। अभी बची हुई क्लास डेप्रिसिएशन, कल की पूरी क्लास डेप्रिसिएशन, कल की पूरी क्लास, परसों की भी आधी क्लास लग सकती है शायद डेप्रिसिएशन।
भाई डेप्रिसिएशन में ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, तो डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन डीमर्जर, कल की पूरी क्लास तो लगेगी डेप्रिसिएशन। आवाश आज थोड़ी मौसम में राहत है, पर से तो दिक्कत। लेकिन यार बड़ा गलत हुआ, 6 बजे के आसपास हुआ था, अभी क्लास चल, देख भी रहा था उसको, फिर मैं देखा मैंने, क्योंकि एकदम से ही नोटिस आ गई, प्लेन क्रैश। कौन कह रहा है? उन्होंने पहले ही बता देते वहीं फोन करके। लेकिन यार ये ना पूरी मैनेजमेंट की दिक्कत है, जहां तक लापरवाही कर दी उन्होंने ध्यान से देखा नहीं। नहीं तो ऐसे कैसे हो गया दोनों इंजन के? अब उनकी क्या गलती है बताओ? खा रहे थे। हाँ, नहीं ना सिर्फ आपका। हाँ, दोनों ही बैठे होंगे। आपका उड़ा भी नहीं था, कितना टाइम उड़ा था? 2 मिनट, 2 मिनट उड़ा था कि नहीं? के अंदर थी। बंदा कूद गया था क्या वहां से?
डेप्रिसिएशन हमारे पास, डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड ऑन WDV बेसिस, बट इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट उनके पास ऑप्शन है कि वो WDV या स्ट्रेट लाइन मेथड दोनों से कुछ फॉलो करें। बच्चों WDV और स्ट्रेट लाइन मेथड सिर्फ एक के पास ही ऑप्शन, पावर जनरेटिंग यूनिट। इफ एसएससी हैज द ऑप्शन टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन either on the basis of WDV method or SLM basis, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे गिवन है, हमें याद करने पड़ेंगे। अकाउंटेंसी में तो गिवन होते हैं किस पे इतना डेप्रिसिएशन रेट लगाओ, लेकिन यहां पर हमने उसके डेप्रिसिएशन के रेट बता रखे। तो क्लियर है? पहला ब्लॉक बना रखे हैं, हर किसी के ब्लॉक होंगे बच्चों। अगर बिल्डिंग का ब्लॉक है तो पहली बिल्डिंग लिख दी हमने रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 5%। सर रेजिडेंशियल बिल्डिंग कैसे बिजनेस के यूज में हो सकती है। हमारे पास हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ में हमने रेजिडेंट बना रखा है डॉक्टरों के लिए, कि रात को डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में 3 बजे रात को ऑपरेशन कर रहा है, तो वो अपने घर कहां जाएगा, उसको वहीं ठहराना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो वो रेजिडेंशियल है। अब जैसे मान लो हमारे पास रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, मतलब बिजनेस एरिया में ही रेजिडेंशियल पर्पज के लिए हम बना देते हैं। जैसे मान लो स्टाफ क्वार्टर है, स्टाफ क्वार्टर बना दिए, जहां पर वर्किंग प्लेस है उसके पास में ही रेजिडेंशियल हाउस बना दिए, 5%, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर आपकी खुद की कमर्शियल बिल्डिंग है, बिल्डिंग विच आर नॉट यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, मतलब रेजिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल बिल्डिंग है, शॉप हो गई, ऑफिस हो गए, तो ये सब कमर्शियल है। कितने परसेंट? 10% डेप्रिसिएशन। डाउट है कोई? ये एक तरीके से लाइव बता रहे हैं भाई डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो। अगर स्ट्रेट लाइन पे भी लगाते हो तो क्या लगते हो, नंबर ऑफ लाइफ से डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ ईयर। अगर इसने 5% बोला तो ये बोलता रेजिडेंशियल बिल्डिंग की लाइफ जो है वो 20 साल होती है। 20 साल ही बनेंगे ना उसके। 100 डिवाइडेड बाय 5 तो कितने बन गई? 20 साल। कमर्शियल बिल्डिंग ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि कमर्शियली काम कर रहे हो, तो 10 साल लाइफ ले ली। लेकिन ये लाइफ ना बताकर क्या बता दिया उन्होंने? डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया। प्योरली टेम्परेरी इरेक्शन सच एज वुडन स्ट्रक्चर। वुडन स्ट्रक्चर होते बच्चों, देखो जैसे तुमने देखा होगा, तुम पहाड़ एरिया में चले जाओ, वहां पर उन्होंने छोटे छोटे वुडन के वो बना रखे होते हैं घर, वुड हाउसेस बोलते हैं उन्हें। तेजी से बारिश आती है या तेजी से हवा आती है, वो बह जाते हैं साथ में। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 40%। अरे ठीक है, पहले मड हाउसेस भी होते थे, अब वो हटा दिए क्योंकि मिट्टी के घर तो अब कहीं भी नहीं रहे। गांव में भी मिट्टी के नहीं रहे, अब तो गांव में भी पक्के बना लिए लोगों ने। ठीक है कि नहीं है? तो पहले मड हाउसेस भी होते थे, लेकिन प्योर टेम्परेरी इरेक्शन सच एज वुडन स्ट्रक्चर कितने परसेंट? 40%। फर्नीचर फिक्चर पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना? फर्नीचर फिक्चर पे डेप्रिसिएशन का 10%। फर्नीचर फिटिंग्स देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग इंक्लूड इलेक्ट्रिक वायरिंग स्विचेस सॉकेट और अदर फिटिंग एंड फैंस एक्सेट्रा। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाओगे? 10%। डाउट है कोई? फिर तीसरा ब्लॉक बनाया प्लांट एंड मशीनरी का। तो तीसरा ब्लॉक किसका है बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में सबसे पहले किसका? मोटर कार। मोटर कार कितने परसेंट? अब ये मोटर कार जो तुम्हारी हो गई, तुम यूज तो बिजनेस में ही कर रहे हो, लेकिन ये पर्सनल हो गई, बिजनेस में भी पर्सनल यूज, आना जाना खुद के, मतलब समझ रहे हो। लेकिन एक है तुम मोटर बसेस चलाते हो, मोटर लॉरी चला रहे हो, मोटर टैक्सी चला रहे हो, कैब के रूप में चला रहे हो उसको, तो बच्चों उसके अंदर 30% डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगा। तो दिक्कत है। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पहले इसका रेट था 60%, अब कर दिया 40%। कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर का रेट कितने परसेंट कर दिया? 40%।
बुक्स कितने परसेंट? 40%। बुक्स कौन से बुक्स? तुम्हारी बुक्स नहीं। जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो तुम जुडिशरी, इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स की बहुत महंगी महंगी किताबें परचेज करोगे, 7,000 का वॉल्यूम। हाँ हाँ, वो बुक्स होती है। इसकी कॉस्ट है। नहीं, डेप्रिसिएशन को डेबिट करो ना। अगर मान लो मैंने कोई बहुत बड़ा कंपनी एक्ट की पूरी सीरीज ले ली, उसको खरीदने में मेरे लाख रुपए खर्च हो गए, तो गवर्नमेंट बोलती है लाख रुपए एक बार में थोड़ी, पता नहीं कितने साल यूज करोगे तुम, तो एक काम करो, हम उसका 40% दे देते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 40, उतने कैपिटलाइज कर दिया उतना टाइम में। हाँ, एक साल में 40%, 1 लाख का 40%। हाँ, डेबिट करेंगे। समझ आया नहीं आया? बुक्स होती है ना तुम्हारे, तुम रेडी रेकनर, ये सारी बहुत सारी बुकें खरीदोगे। इनकम टैक्स की तो खैर डेप्रिसिएशन 100% होती है, क्योंकि हर साल चेंज हो जाती है। लेकिन कंपनी एक्ट है 2013, या कोई पुराने केस लॉज की तुमने बहुत बड़ी किताब खरीदी, 35,000 रुपए की एक किताब आ रही है, पता नहीं कितनी 25 वॉल्यूम है, के अंदर आज तक के जितने भी कोर्ट के केस हो रखे होंगे सबकी जजमेंट है। ठीक है कि नहीं है? तो वो तुमने ले रखी है, इसलिए बनोगे तो ले आओगे। अल्टीमेटली उसके अंदर डेप्रिसिएशन कितने परसेंट? और प्लांट एंड मशीनरी जर्नल रेट कितना है? 15%। मोटर कार को भी, प्लांट एंड मशीनरी को किसके अंदर रख दिया इन्होंने? मोटर कार। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 प्लांट एंड मशीनरी है ही है। दिक्कत है बता। इंटेंजिबल एसेट, बच्चों इंटेंजिबल एसेट मैंने तुम्हें बताया था, नो हाउ, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा गुडविल पर किस डेट के बाद से? प्रीवियस ईयर 2021। ये मैंने लास्ट क्लास में कैपिटल गेन में भी बताया था। क्लियर है? उस डेट तक मिलता था, डेट के बाद नहीं मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन गुडविल के केस में नहीं देंगे। चलूँ मैं आगे? आगे चलो बच्चों, देखो देखो, हेडिंग डालो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो पहले मैं समझा देता हूँ, और तुम लिख ही लोगे जो आप समझाने दोगे, नहीं तो तुम लिखने में टाइम निकाल लो। थोड़ा ही बता रहा हूँ बच्चों, डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करेंगे यहाँ पर? या तो डेप्रिसिएशन देंगे फुल, या डेप्रिसिएशन देंगे हाफ, या डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। डेप्रिसिएशन फुल, हाफ, नो डेप्रिसिएशन। अकाउंटेंसी में हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन क्या 1 महीने का भी निकालते हैं। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हमें सिंपल चाहिए, सिंपलिसिटी। हम नहीं निकालते एक एक 2-2 महीने का कैलकुलेशन, कौन करेगा भाई? या तो डेप्रिसिएशन फुल, या डेप्रिसिएशन हाफ, या डेप्रिसिएशन नहीं। अगर मैंने एसेट पुट टू यूज करी, अगर मैं एसेट पुट टू यूज करता हूं 180 डेज और मोर, पुट टू यूज का मतलब होता है एसेट मेक रेडी फॉर यूज। ये फैन अभी नहीं चल रहा है, लेकिन ये पुट टू यूज है। पुट टू यूज का मतलब होता है एसेट मेक रेडी फॉर यूज, नॉट द एक्चुअल यूज। पुट टू यूज मतलब इंस्टॉल कर देना। वो फैन लगा हुआ वो पुट टू यूज है, ये प्रोजेक्टर पुट टू यूज। तो पुट टू यूज से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, चाहे उसको यूज करो मत करो। क्लियर है भाई? इंस्टॉल करने से। अगर मैंने एसेट पुट टू यूज करा 180 डेज और मोर, 180 दिन या 180 दिन से ज्यादा, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? लेकिन अगर मैंने पुट टू यूज करा लेस देन 180 डेज, डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा? हाफ। अगर मैंने एसेट को पुट टू यूज ही नहीं करा पूरे साल, डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 0। समझ आई बात? पुट टू यूज मतलब इंस्टॉल कर देना, रेडी फॉर यूज।
अगर मान लो कोई एसेट में लाया, उसको डब्बे में पैक रखा, उसको पुट टू यूज नहीं करा तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इंस्टॉल कर दिया तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेस देन 180 डेज है तो हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस साल पुट टू यूज नहीं करा, अगले साल एक ही दिन के लिए पुट टू यूज करा तो डेप्रिसिएशन पूरा मिलेगा। पढ़ो। इफ एनी पर्टिकुलर, प्लीज ध्यान दें, इफ एनी पर्टिकुलर एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई एसेट मैंने किसी ईयर में खरीदा एंड इट हैज बीन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, in that case depreciation allowed at half of the normal rate. depreciation कितना मिलेगा बच्चों? हाफ, अगर लेस देन 180 डेज। if it is purchased during the year and is not put to use at all, put to use ही नहीं करा तो depreciation नहीं मिलेगा। but in the subsequent year whenever the asset is put to use irrespective of the use full depreciation मिलेगा। समझ आई? put to use का मतलब क्या? do not mean putting the asset to use actual use, rather it is make ready for use। तो दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, एबीसी लिमिटेड के पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी 1 जुलाई 2024 को, इंस्टॉल्ड करी कब? 1 अक्टूबर 2024 को। तो 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 मोर देन 180 डेज हो गए। गिन के दिखाऊं? बोलो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 31, 30, 31, 31, 28, बताना कितने? मोर देन 182 डेज। अरे है ना। डेप्रिसिएशन कितने की एसेट खरीदी है? 30 लाख का 15%, 4.5 लाख डेप्रिसिएशन। डाउट है किसी को? समझ आई बात? अगर 180 दिन से ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन फुल, 180 दिन से कम है तो डेप्रिसिएशन हाफ, पुट टू यूज ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। देखो डेप्रिसिएशन मोर देन 180 डेज, डेप्रिसिएशन कितना मिला मेरे को? 4.5। आगे लेकिन कहता है बट द एसेट इज पुट टू यूज 180 डेज और मोर, ठीक है। बट इफ एसेट इज इंस्टॉल्ड 10 अक्टूबर को है तो भाई 10 अक्टूबर हो गया तो कम हो गया ये। अरे 10 अक्टूबर से पुट टू यूज करूं तो कम हो गया। 10 अक्टूबर है तो अक्टूबर में कितने दिन लूंगा मैं? 21 दिन आएंगे, 21 आएंगे, 22 आएंगे। कितने दिन होते हैं अक्टूबर में? 31 में से 9 हटा दो, 10वां दिन तो पुट टू यूज है। कितने हुए? 22। कितना है? 1 भाई 173 तो 180 से कम होते हैं, हाफ कर दो तो डेप्रिसिएशन मिलेगा 2 लाख। अच्छा, डाउट है किसी बच्चों को? बताओ आगे। आगे कहता है इफ एसेट इज नॉट एट ऑल पुट टू यूज इन द 24-25, तो ये क्या कह रहा है? सुनो ध्यान दो। 24-25 में मैंने पुट टू यूज ही नहीं करा। अरे ठीक है भाई, नॉट पुट टू यूज। 24-25 में मैंने पुट टू यूज नहीं करा तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 25-26 में एक दिन पुट टू यूज कर लिया, 31 जनवरी, हालांकि ये लेस देन 180 डेज है लेकिन डेप्रिसिएशन फिर भी कितना मिलेगा? फुल, क्योंकि ये 180 डेज का कॉन्सेप्ट वाली बात कहां तक है? सेम ईयर में, नेक्स्ट ईयर में पूरा डेप्रिसिएशन 4.5 लाख। भाई यहां पर सेट खरीद लिया, पुट टू यूज नहीं करा,
डब्बे में पैक रहा, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं देंगे हम। अगले साल एक दिन भी पुट टू यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन पूरा मिल जाएगा। नहीं समझ आई बात? पढ़ लो ये ना। डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द 24-25। देखो ये कह रहा है, देखो इफ असेट वाज नॉट एट ऑल पुट टू यूज, नॉट इंस्टॉल्ड इन द 24-25, डेप्रिसिएशन अलाउड इन 24-25 शैल बी निल। क्लियर है? इफ असेट वाज इंस्टॉल्ड ऑन 31 मार्च 2026, पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर किसी ईयर मैंने कोई एसेट खरीद लिया, जिस ईयर भी एसेट को बेचेंगे उस ईयर उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मैंने कोई एसेट अगर परचेज करा, बच्चों सुनो, देखो इससे पढ़ो, एबीसी लिमिटेड के पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी, एबीसी लिमिटेड के पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी 1 अक्टूबर 2018 को। क्लियर है भाई? 20 लाख रुपए इसकी डब्ल्यूडीवी है, इसको बेच दिया इन्होंने, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कब बेचा? 24-25 में। तो याद रखना, जिस ईयर अगर एसेट बिकता है उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब देखो ना, अब तुम जब प्लान करोगे तो तुम बोलोगे भाई एक दिन रुक जाता, 31 मार्च 2025 को तूने बेच दिया, 1 अप्रैल को बेचता तो पूरा डेप्रिसिएशन, और कहां बेच रहा है? यहां बेच रहा तो नो डेप्रिसिएशन। बात समझ आई? तो अगर तुम साल के अंतिम दिन भी कोई एसेट बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा पूरे साल का, लेकिन एक दिन बाद बेचोगे पूरा साल हो गया, डेप्रिसिएशन पूरा मिलेगा। तो ये रूल है, याद रखने पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन के अंदर बताओ रेट क्या क्या पड़े। रेजिडेंशियल बिल्डिंग बताओ क्या, ये लिख के लेके आना। रेजिडेंशियल बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 5%। कमर्शियल बिल्डिंग, उसके बाद कौन सी बिल्डिंग थी? वुडन हाउसेस, वुडन हाउसेस कितने थे? 40%। को डाउट है? फर्नीचर फिटिंग्स में कितने थे? 10%। मोटर कार, कमर्शियल मोटर कार, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40। बुक्स, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट। डेप्रिसिएशन में मैंने तुम्हें बताया या तो डेप्रिसिएशन देंगे या नहीं देंगे या फुल देंगे। डेप्रिसिएशन फुल कब देंगे? अगर मोर देन 180 डेज है, अगर लेस देन 180 डेज है तो डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? हाफ। पुट टू यूज नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पुट टू यूज नहीं करा इस ईयर में, अगले साल एक दिन भी पुट टू यूज करा, डेप्रिसिएशन पूरा। जिस ईयर भी एसेट बेचोगे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डाउट है कोई? यहां तक किसी बच्चों को डाउट है? बताओ। अब सुनो बच्चों, सुनो, अब हम लोग जब यहां पर पढ़ते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट, बस मैं ज्यादा कुछ काम नहीं दे रहा तुम्हें, सिर्फ ये ब्लॉक ऑफ एसेट लिख लाना। इसके केसेस में कराऊंगा अगली क्लास में, सही है? ब्लॉक ऑफ एसेट ये लिख लाना। एक तो ये वाला दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 और 6, बस दो लिखने। सुनो, ब्लॉक ऑफ एसेट, इनकम टैक्स में हम इंडिविजुअल एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, सिंगल एसेट का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। यहां पर जैसे सिमिलर एसेट होंगे इनका ब्लॉक बनाएंगे, और ब्लॉक बनाकर उस पर ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी का अलग ब्लॉक, बिल्डिंग का अलग ब्लॉक, इंटेंजिबल एसेट का अलग ब्लॉक। ठीक है भाई? और हाउस प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है उनका अलग ब्लॉक। तो ये ब्लॉक बनाकर हम लोग काम करेंगे। ब्लॉक कैसे बनता है? जैसे मान लो मेरे पास P1, P2, P3, P4 थे 40 लाख के, मैंने P5 खरीद लिया 10 लाख का, टोटल कितने हो गए? 60 लाख। 60 लाख में से P1 बेच दिया 5 लाख का, कितने का बच गया? 45 लाख। 45 लाख पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन इसके केस बनेंगे, 5-6 केसेस बनेंगे, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, या फिर अभी कर दो, बता दो। तो ये कर लेना तुम लोग। ब्लॉक ऑफ एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट समझ गए होंगे तुम लोग। इंडिविजुअल एसेट डेप्रिसिएशन नहीं लगता, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ब्लॉक ऑफ एसेट। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट चलता है, ये करके लगे आना, कल की पूरी क्लास में डेप्रिसिएशन पे लगाऊंगा। ये देखो एक केसेस दे रखे सारे, एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करेंगे हम। बाद डेप्रिसिएशन और भी है, डेप्रिसिएशन ठीक है, चलो इतना कर लो, फिर उसके बाद ये भी कर लेंगे। कल कोशिश करेंगे कि डेप्रिसिएशन खत्म हो जाए, कल हो नहीं पाएगा ना। ये
बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर पावर जनरेटिंग का डेप्रिसिएशन अलग है, अमल में कितना करके आना। मैंने आज कितने सेक्शन पढ़ाए? सेक्शन 28 पढ़ाया। सेक्शन 28 क्या था? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या बता दिया? अगर कोई प्रॉफिट और गेन होते हैं, प्रॉफिट बिजनेस प्रोफेशन से टैक्सेबल करना बिजनेस प्रोफेशन, स्पेकुलेशन बिजनेस, क्लाइंट से गिफ्ट मिल गया कैश या काइंड में, ठीक है भाई। या फिर और क्या था बिजनेस प्रोफेशन? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा एम्प्लॉयर ने रिसीव कर लिया। और एक्सपोर्ट इंसेंटिव के अंदर क्या था? ड्यूटी ड्रॉबैक, इंपोर्ट सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंसेस। और बताओ नॉन कंपटीशन फीस। नॉन कंपटीशन फीस अगर मिल रही है तो वो भी बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स मिलेगी। बिजनेस प्रोफेशन के अंदर कोई पेटेंट राइट, टेक्निकल नो हाउ, इन सबको शेयर करने के लिए पैसा मिल रहा है या नहीं शेयर करने के लिए पैसा मिल रहा है, टैक्सेबल। यहाँ मॉडिफिकेशन टर्म्स एंड एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करने के लिए पैसा मिल रहा है, बिजनेस प्रोफेशन। ये था ना 28 में। 29 में तो बताया हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, 30 से लेकर 44D तक बताई जो बातें। 31 में प्लांट एंड मशीनरी, 30 में प्लांट एंड मशीनरी की बात करी कि भाई खुद की बिल्डिंग का रेंट P&L में डेबिट नहीं करना, बाकी सारे खर्चे डेबिट कर लो। रेंट वाले का डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं करना, बाकी खर्चे डेबिट कर लो। क्लियर है भाई? 30 में बिल्डिंग ही बोल रहा हूं मैं। प्लांट एंड मशीनरी 31 में आया था। खुद की प्लांट एंड मशीनरी का रेंट डेबिट करना अलाउड नहीं है, किराए वाली का डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं है। 32 में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या क्या पढ़ा दिया? रेट्स पढ़ाए। रेट्स में क्या पढ़ाए? पहला ब्लॉक बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग 5%, कमर्शियल बिल्डिंग 10%, वुडन हाउसेस 40%, प्लांट, अच्छा मोटर कार 15%, कमर्शियल मोटर कार हाँ 30%। उसके बाद सॉफ्टवेयर 40%, कंप्यूटर बुक्स 40%, प्लांट एंड मशीनरी 15%। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट 25%। दिक्कत है? फर्नीचर पिक्चर 10%। डेप्रिसिएशन देखो, याद इस चैप्टर में तुम्हें याद करके रखना पड़ेगा कि कैसे है। ये याद करने वाला ज्यादा है चैप्टर। लेस देन, हाँ हाँ बच्चों मेरे पास सुनना इधर सुनो। अगर पुट टू यूज कर ले लेस देन 180 डेज डेप्रिसिएशन हाफ, मोर देन 180 डेज डेप्रिसिएशन, पुट टू यूज नहीं करा डेप्रिसिएशन, इस साल पुट टू यूज नहीं करा अगले साल पूरा, जिस ईयर में एसेट बेचा उस साल में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बस खत्म। आज इतनी बात कर ली, अगली क्लास में करेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट। बाय।